हेलो दोस्तों, क्या आपके दिमाग के सबसे गहरे, सबसे काले हिस्सों में क्या छुपा है? चलिए पता करते हैं। हर कहानी आपको हड्डियों तक कपा देने के लिए बनाई गई है, ऐसे रहस्य सुनाती है जो सुने नहीं जाने चाहिए। इस भूतिया दुनिया में हकीकत और बुरे सपने के बीच की लकीरें धुंधली हो जाती हैं। हमारी एआई से बनी कहानियां आपके सबसे गहरे डर को छूने के लिए डिजाइन की गई हैं। हर मोड़ को पिछले से ज्यादा डरावना बनाती हैं। तो अगर आपको लगता है आप काफी बहादुर हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कहानी का आनंद ले। याद रखें, इस दुनिया में डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप अनजान का सामना करने के लिए तैयार हैं? एआई हॉरर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर कोने में एक नया खौफ छुपा है। तो आइए आपको एक डरावनी कहानी सुनाते हैं। दरवाज़ा खुलने की ज़ोरदार आवाज़ से आयशा की अचानक से नींद खुल गई और वो चौंकते हुए जाग उठी। अपने कमरे में रखी हुई अलमारी के पास ही कुर्सी लगाकर वो बैठे बैठे झपकी ले रही थी। अपने बड़े से घर में आयशा अपने पिताजी और 2 नौकरों के साथ रहती थी। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी ने ही आयशा को पाल पोस कर बड़ा किया था। इसीलिए बाप बेटी का रिश्ता बेहद मजबूत था। घर में एक नौकर रामू और उसकी पत्नी शांति भी रहते थे। आयशा के पिता का कपड़ों का कारोबार था और वो अक्सर घर से बाहर रहते थे। आयशा बचपन से ही थोड़ी कमज़ोर थी और उसके दिल में एक छोटा छेद होने के कारण वो बहुत जल्दी थक जाती थी और उसकी सांस फूलने लग जाती। इसीलिए रामू और शांति उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। अपनी नींद टूटने पर आयशा ने इधर उधर नज़र घुमाई और देखा कि उसके कमरे में किसी तरह का धुआं फैल रहा है। उसने तुरंत ही रामू को आवाज़ लगाई, लेकिन वो कहीं नहीं था। ठीक से देखने पर उसे ये जान पड़ा कि रामू खुद उसके कमरे में धूप जलाकर धुआं फैला रहा है। आयशा की आंखों से अब आंसू आने लगे और उसकी आंखें जलने भी लगी थी। रामू को अच्छे से पता था कि आयशा को धुएं से एलर्जी है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। आयशा ने उसे कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन रामू ना तो उसकी आवाज़ पर और ना तो उसके खांसने पर कोई ध्यान दे रहा था। आयशा से बेहद प्यार करने वाला रामू आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। कुछ देर तक खांसने के बाद आयशा वही जमीन पर बेहोश हो गई। कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो वही जमीन पर पड़ी हुई है। वो उठकर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने पर उसे पता चला कि शाम हो चुकी है। अपने कमरे की तरफ किसी के चलने की आवाज़ सुनकर उसने दरवाजे की ओर देखा तो उसे थोड़ी राहत मिली। शांति उसके कमरे के अंदर आ रही थी। उसने सोचा कि शांति से रामू की शिकायत करूंगी और उसने आवाज़ दी, चाची। लेकिन शांति ने उसकी आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर दिया और तुरंत ही कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगाकर चली गई। ऐसा पहली बार हो रहा था, वरना रामू और शांति आयशा से बेहद प्यार करते थे।
आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वही जमीन पर बैठकर रोने लगी। आज जो कुछ हुआ उससे आयशा को बहुत दुख पहुंचा था। उसने कई बार अपने कमरे से उन दोनों को आवाज दी, पर वो लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे। थोड़ी देर बाद आयशा को घर का मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद उसके पिताजी आ गए होंगे। उसने फिर से आवाज लगाई, परंतु इस बार भी किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने अपने कमरे के दरवाजे के की होल से झांक कर बाहर देखा तो तांत्रिक के भेष में कोई आदमी उनके घर के अंदर आ रहा था, और वो पूरे घर को एक अजीब व गरीब नजर से देखने लगा। वो तांत्रिक उनके हॉल में बैठ गया और शांति ने उसे एक बड़े से बर्तन में आग जलाकर दे दी। वो आदमी अपने झोले से कुछ निकालकर आग में फेंकने लगा तो आग और भी बढ़ गई और पूरे हॉल में धुआं फैलने लगा। आयशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन में ठान लिया था कि वो इस बात की शिकायत अपने पिताजी से जरूर करेगी, लेकिन फिलहाल उसे जो तकलीफ हो रही थी उससे निजात पाना बहुत जरूरी था। धीरे धीरे कुछ धुआं आयशा के कमरे में घुसने लगा था। उसने दोबारा की होल से झांक कर देखा और वो डर से कांपने लगी। वो तांत्रिक हाथ में जलती हुई मशाल लेकर उसी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, और उसके साथ रामू और शांति भी थे। आयशा अब बेहद डर गई थी। उसे पसीना आने लगा, लेकिन उसने एक तरकीब निकाली और जाकर अपनी अलमारी के पीछे छुप गई। जैसे ही उस तांत्रिक ने दरवाजा खोला, रूम में हर तरफ धुआं फैल गया। आयशा ने मौका देखा और वो कमरे से दौड़ते हुए बाहर आ गई। हॉल में अधिक धुआं होने के कारण उसे दोबारा खांसी आने लगी और उसका सिर भारी होने लगा। घर का मुख्य दरवाजा खुला था, लेकिन आयशा को अब चक्कर आने लगे थे। उसने घर से बाहर देखा तो उसे कुछ ही दूरी पर उसके पिताजी घर की तरफ आते दिखाई देने लगे। आयशा की जान में जान सी आ गई और वो अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके घर से बाहर आ गई और अपने पिताजी की तरफ दौड़ने लगी। वो मुस्कुराते हुए, अपने आंसू छुपाते हुए उनकी तरफ दौड़ रही थी। अपने पिताजी के नज़दीक पहुंचते ही उसने अपनी बाहें फैलाई और उनको गले लगाने ही वाली थी, पर जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। आयशा ने अपनी बाहें फैलाई और पिताजी से गले मिलने के बजाय वो अपने ही पिताजी के शरीर के आर पार चली गई। ये देखकर जैसे उसके होश ही उड़ गए थे और आंखों में आंसू आने लगे। आयशा ने पीछे मुड़कर अपने पिताजी की तरफ देखा तो वो बिना मुड़े, बिना उसकी आवाज सुने ही घर के अंदर चले गए। दरअसल आयशा मर चुकी थी और अब तक उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था।
दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। आज तो मज़ा ही आ गया, है ना राव साहब? राव साहब के हाथ पर ताली देते हुए मेरे नाना जी ने पूछा। ठीक कहा ना, कहते हुए राव साहब ने शराब से भरे हुए अपने ग्लास को मुंह से लगा लिया और शराब पीने लगे। पिछले 4 दिनों से चल रही बैलगाड़ियों की रेस में जीत हासिल होने की खुशी में आज हमारे घर में जश्न मनाया जा रहा था। राव साहब मेरे नाना जी के सबसे अच्छे मित्र थे। करीब 6.5 फुट का कद, मजबूत काठी और उससे भी मजबूत आवाज़, ऐसा राव साहब का रूप था। हमारे ही घर के 2 बैलों को लेकर आज राव साहब ने ये जीत हासिल की थी। उस शाम हमारे घर में जश्न की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से की गई थी। मांस, मच्छी और शराब के शौकीन होने के कारण जश्न कुछ ज़्यादा ही ज़ोरदार हो रहा था। शराब और खाना ख़त्म करते करते रात के 2 बज गए थे। रात काफ़ी होने के कारण मेरे नाना जी ने राव साहब से दरख्वास्त की कि वे आज रात हमारे ही घर में ठहर जाएं और अगली सुबह अपने घर के लिए निकले। राव साहब ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने जाने की जिद की और निकल गए। राव साहब का घर हमारे घर से लगभग 20 मिनट के अंतर पर ही था, परंतु वहाँ जाने का रास्ता काफ़ी डरावना था। जगह जगह पर लटकती हुई पेड़ की टहनियाँ, सूखे पत्ते की बिछी हुई चादर और बीच में ही पड़ने वाले शमशान के कारण वो रास्ता रात के समय और भी भयानक हो जाता था। राव साहब ने मुंह में पान भरा और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में दूरी पर स्थित गांव के मंदिर से बाएं मुड़ते ही कच्चा रास्ता शुरू हो गया। रात कीड़े की किर्र सी आवाज और चारों ओर शांति ही शांति थी। सूखे पत्तों की आवाज करते हुए राव साहब आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वे शमशान के नजदीक पहुंच गए। शमशान में किसी की चिता जल रही थी। राव साहब ने देखा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि आज तो गांव में किसी की मृत्यु नहीं हुई है, परंतु शराब के नशे में धुत होने के कारण उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चलते हुए शमशान के ठीक सामने स्थित एक इमली के पेड़ के पास आकर बैठ गए। कुछ समय के बाद राव साहब को पेड़ के पीछे कुछ हलचल सुनाई दी, परंतु उसे किसी कुत्ते की आवाज़ समझकर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और अपनी जेब से तंबाकू का बटुआ निकालकर तंबाकू मलने लगे। उठकर वो 2 कदम आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके कानों पर एक आवाज़ आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आवाज़ उसी पेड़ के पीछे से आ रही थी। राव साहब को लगा कि रात के समय
कोई गांव वाला उनके साथ मजाक कर रहा है। उन्हें काफ़ी गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकालकर उस पेड़ के पीछे की तरफ जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राव साहब ने आंखें मलते हुए इधर उधर नज़र घुमाई और उन्हें वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी, कौन है वहाँ, सामने आओ। राव साहब ने आवाज़ लगाई और दूसरे ही क्षण उनके सामने एक 8 से 10 फुट लंबा बालों से भरा हुआ आदमी सामने आ गया। राव साहब ने तुरंत ही अपने चाकू से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गया। अब राव साहब को डर लगने लगा था। वो समझ गए थे कि ये सब कुछ किसी अमानवीय शक्ति के कारण हो रहा है। उन्होंने उस जगह से भागने में ही समझदारी समझी, परंतु उनके पैर जैसे उसी जमीन में गड़ गए थे। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी वो बड़ा सा आदमी दोबारा उनके सामने आया और हंसने लगा और फिर से गायब हो गया। काफी मशक्कत करने के बाद राव साहब ने अपने फंसे हुए पैर को छुड़ा लिया, लेकिन अपने घर की तरफ दौड़ने के बजाय वो चीखते हुए उस आदमी को पुकारने लगे, किधर गया साले, सामने आ। पर अब चारों ओर केवल घनी शांति छाई हुई थी। राव साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ दोबारा उस उम्ली के पेड़ के पास आ गए। अब वो पसीने से पूरी तरह लथपथ हो गए थे। अचानक उन्हें वो हंसी सुनाई देने लगी और दूसरे ही क्षण किसी ने राव साहब को पेड़ के ऊपर ही खींच लिया। अगली सुबह राव साहब के घर से उनकी पत्नी और दोनों बेटे हमारे घर पर आए हुए थे और राव साहब के बारे में पूछताछ करने लगे। राव साहब कल रात घर नहीं आए? मेरे नाना जी ने उनसे पूछा। नाना जी को लगा कि नशे में होने के कारण राव साहब कहीं सो गए होंगे। उस पर उनके बेटे ने कहा, नहीं अन्ना, अगर ऐसा होता तो वो हमें आज सुबह नजर आ जाते, क्योंकि हम उसी मार्ग से आए हैं। नाना जी ने तुरंत ही गांव वालों को इकट्ठा किया और राव साहब को ढूंढने निकल पड़े। 8 से 10 लोगों के साथ राव साहब के घर के रास्ते पर चले गए और कुछ गांव वालों को गांव की दूसरी तरफ भेज दिया। 1 घंटे तक ढूंढने के बाद सारे लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए, पर किसी को राव साहब का पता नहीं चल रहा था। तभी गांव का एक लड़का दौड़ते हुए मंदिर में आया। वो बुरी तरह से डरा हुआ था और एक ही चीज दोहरा रहा था, राव साहब, राव साहब। गांव वाले उसके पीछे चलने लगे। वो लड़का सभी गांव वालों को लेकर शमशान के पास आ गया और उसने सामने खड़े इमली के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, राव साहब। उसके बाद जो गांव वालों ने देखा वो दृश्य बिल्कुल चौंका देने वाला था। इमली के पेड़ पर राव साहब का शरीर उल्टा लटक रहा था। ये देखकर सारे गांव वाले पूरी तरह हिल गए। 2 टहनियों के बीच फंसा हुआ एक पैर और पेड़ से लटकता हुआ उल्टा शरीर बिल्कुल भयानक लग रहा था। गांव वालों ने पेड़ पर चढ़कर उनकी लाश को नीचे उतारा और उनके घर ले गए। लेकिन उस रात को क्या हुआ था, यह आज तक कोई भी गांव वाला जान नहीं पाया। उस दिन के बाद से
और अब यहाँ से रात के समय सभी ने उस मार्ग पर जाना बंद कर दिया। के बाद कुछ अजीब घटता है, इसलिए मैं उसी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद दोस्तों, एक तेज सीटी की आवाज यदि आई आपको मेरी और ये धुंध में कहानी लिपटी ट्रेन पसंद आई हो धीरे धीरे स्टेशन पर तो आकर हमारे रुकी। चैनल को ट्रेन से कोई नहीं उतरा लाइक और न ही कीजिए कोई और चढ़ा। सब्सक्राइब कीजिए। ये एक भूतिया ट्रेन जैसी लग मैं रही फिर थी। लौटूंगा। मैं